हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशलिज्म पढ़ेंगे, समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो मैं आप लोगों के लिए एक फ्री कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हूँ। तो ये सीरीज उसी की है, ठीक है। बाकी हमने बहुत सारी वीडियोस अभी कर लिए हैं। तो एक बार फिर फ्री कोर्स के लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ वीडियो को शेयर करें कि फ्री कोर्स कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स जो होगा वो आपने कभी भी अगर पेड कोर्स खरीदा होगा तो उससे बेहतर कोर्स देने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। फ्री फ्री कोर्स में ही आपको बेहतर कोर्स मिलेगा। पेड कोर्स से भी अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा समाजवाद को लेकर के है। समाजवाद में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, समाजवाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट इज सोशलिज्म, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज हम सीखेंगे। समाजवाद क्या है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनता है समाजवाद के ऊपर, तो यही क्वेश्चन बनता है कि यह एक क्या है, आर्थिक और सामाजिक दर्शन है, ठीक है। आर्थिक और क्या है, सामाजिक दर्शन। आर्थिक और सामाजिक दर्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें। आर्थिक सामाजिक दर्शन का मतलब होता है कि समाज में एक तो सामाजिक समानता पर बल दिया जाएगा, सामाजिक समानता पर बल दिया जाएगा, प्लस आर्थिक समानता पर बल दिया जाएगा, आर्थिक समानता पर बल दिया जाएगा, ठीक है। एक तो सोशल इक्वलिटी पर फोकस किया जाएगा, दूसरा इकोनॉमिक इक्वलिटी पर फोकस किया जाएगा। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तभी जो है सामाजिक दर्शन का विचार पूरा हो पाएगा, ठीक है। इसी को सामाजिक दर्शन या सामाजिक आर्थिक दर्शन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपके सामने उठता है, समाजवाद क्या है, व्हाट इज सोशलिज्म, ठीक है। तो समाजवाद क्या है, पहली बात तो आप समझे, समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन है, ठीक है। समाजवाद क्या है, एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है जो समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की बात करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। ये क्या होता है, एक बार आप समझ लीजिए यहाँ पे। समाजवाद या सोशलिज्म, पहली बात समझे आप, यह क्या है, सामाजिक समानता की बात करेगा, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात। पहला पॉइंट तो ये हो गया, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरी बात ये कह रहा है कि जो वितरण हो गए, ठीक है, वितरण, विनिमय, प्लस उत्पादन, यह सब किसके अधीन होंगे, ये सब राज्य के नियंत्रण में होंगे, ठीक है, राज्य के नियंत्रण में होंगे। यानी कहने का मतलब है कि समाजवाद वह व्यवस्था होती है जिसमें संसाधनों का वितरण, ठीक है, संसाधनों का वितरण, संसाधनों का विनिमय और संसाधनों का उत्पादन, ये सब कैसे करना है, कितना करना है, कितने स्तर पे करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, राज्य डिसाइड करेगा, सरकारें डिसाइड करेंगी, ठीक है, ना कि बाजार डिसाइड करेगा। अगला पॉइंट है, समाजवाद क्या करता है, यह पूंजीवाद का विरोध करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है। क्यों करता है पूंजीवाद का विरोध, क्योंकि समाजवाद कहता है कि पूंजीवाद क्या करता है, समाज को दो वर्गों में बांट देता है। एक अमीरों का वर्ग जिसे बुर्जुआ या एलीट क्लास कहते हैं, दूसरा होता है मजदूर जिसे सर्वहारा कहा जाता है, प्रोलिटरेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है और बाजार अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, ऐसी बात जो है वो
समाजवाद करता है। ठीक है, तो ये तो रही समाजवाद की कॉमन चीजें कि समाजवाद एक तो सामाजिक समानता पर बल दे रहा है, दूसरी आर्थिक समानता पर भी बल दे रहा है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल दे रहा है। फिर कह रहा है कि समाज में या राज्य में जितनी चीजें, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो किसी भी चीज का उत्पादन हो या वितरण हो, ठीक है, तो उन सब किसके नियंत्रण में होंगे? सारी चीजें वो सब राज्य के नियंत्रण में होंगी। ठीक है, फिर यह पूंजीवाद का विरोध करता है। ठीक है, यह उदारवाद का विरोध करता है, उदारवाद का विरोध करता है। ठीक है, पूंजीवाद का विरोध करता है, इसलिए करता है क्योंकि पूंजी, यह मार्क्सवाद, सॉरी, क्योंकि समाजवाद कहता है कि पूंजीवाद से क्या होता है, पूंजीवाद से समाज में जो है, जो धन संपदा का जो है असमान वितरण हो जाता है। ठीक है, संपत्ति का क्या होता है? असमान वितरण होता है। असमान वितरण होने के कारण एक वर्ग अमीर हो जाता है, दूसरा वर्ग गरीब रह जाता है। इससे समाज में दो वर्गों का जन्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि पूंजीवाद नहीं होगा, बल्कि बाजार अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होगा? पूंजी पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, राज्य का नियंत्रण होगा। तो ये सारी चीजें समाजवाद के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का क्या करता है? ये विरोध करता है। ये कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी? सरकार की होगी या फिर वो सार्वजनिक होगी। समाजवादी किसका विरोध करते हैं? निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। अब क्यों विरोध करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि निजी संपत्ति से क्या होता है, एक तो मालिक बनता है, एक कंपनी फैक्ट्रियों का मालिक होता है, दूसरा क्या होते हैं? मजदूर होते हैं। तो ये निजी संपत्ति समाज को दो भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। इसीलिए समाजवादी जितने हैं वे सब निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। समाजवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी, जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, वो सब क्या करेंगे? निजी संपत्ति का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोजिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद यह कहता है कि जो उत्पादन होगा, ठीक है, समाज में जो चीजें उत्पादित होंगी, जो चीजें वितरण में लाई जाएंगी, ठीक है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? वह राज्य करेगा। ठीक है, वो स्टेट डिसाइड करेगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल करना है और कितना परचेज करना है। ये सब जो है राज्य के नियंत्रण में होगा, स्टेट के कंट्रोल में होगा, ना कि प्राइवेट कंपनियों या प्राइवेट या बाजार अर्थव्यवस्था के हाथ में होगा। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना। यह सिद्धांत व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का खंडन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। तो यही कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया तो आगे चल के जो चीजें होंगी वो आपको आसानी से समझ में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं समाजवाद को थोड़ा सा हम कैटेगराइजेशन में पढ़ेंगे कि समाजवाद के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, समाजवादी है हमारा। अब समाजवाद को अगर हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ें, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, यानी कि जो समाजवाद ये है पहला वाला पार्ट, इसको यूटोपियन समाजवाद या कल्पनालोकी या स्वप्नदर्शी समाजवाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विचार मार्क्स से पहले विचार थे। ठीक है, मार्क्स के आने से पहले के विचार हैं ये, इसलिए मार्क्स ने बोला कि ये क्या है? ये कल्पनालोकीय समाजवादी हैं। क्यों कल्पनालोकी मार्क्स ने इसको बोला? क्योंकि मार्क्स कहता है कि ये विचारक चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन ने तो समाजवाद की स्थापना के बारे में विचार तो बता दिए, लेकिन समाजवाद आएगा कैसे, ठीक है, समाजवाद आएगा कैसे, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो इन्होंने तो एक कल्पना तो कर दी, अच्छा समाज होगा, फलाना होगा, फलाना होगा, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ पे, लेकिन ये समाज बनेगा कैसे, ठीक है, इस पर इन्होंने कोई बातें नहीं की। तो इसलिए इस मार्क्स ने बोला कि जो रॉबर्ट ओवन है, सेंट साइमन है, चार्ल्स फोरियर है, ये सब कैसे हैं? ये सब कल्पना लोकी समाजवादी हैं। अच्छे अच्छे समाज की तो कल्पना इन्होंने कर दी, जहाँ पे समानता होगी, जहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, आर्थिक समानता होगी, ठीक है, आपने तो सारा कुछ कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये समाजवाद जो आपने कल्पना की है ये आएगा कैसे, ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? कल्पना लोकीय समाजवादी, मार्क्स ने इनको बोल दिया। ठीक है,
फिर मार्क्स आता है, मार्क्स का एज आता है, तो मार्क्स अपने आप को क्या बोलता है, वैज्ञानिक समाजवादी या क्रांतिकारी समाजवादी बोलता है। क्यों ऐसा मार्क्स को बोला जाता है वैज्ञानिक क्रांतिकारी समाजवादी? क्योंकि मार्क्स ने समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना के लिए जो उपाय बताए, ठीक है, वो क्या थे, वो वैज्ञानिक तरीके से थे, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया, इसने अच्छे समाज की तो कल्पना की, और इसने साथ साथ यह भी बताया कि समाजवाद आएगा कैसे, ठीक है। इसने एक वैज्ञानिक तरीका भी बता दिया। वैज्ञानिक समाजवादियों में मार्क्स और एंगल्स का नाम आता है। फिर उसके बाद मार्क्स के बाद जो थिंकर्स आते हैं उनको विकासात्मक या लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये मार्क्स के बाद के जो थिंकर्स हैं, ठीक है, इसमें हम कुछ इसकी ब्रांचेज अलग अलग आती हैं, जैसे विकासवादी या विकासात्मक लोकतांत्रिक समाजवाद जो है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज, जैसे कि संशोधनवादी समाजवाद, ठीक है, फेबियन सोशलिज्म क्या है, गिल्ड सोशलिज्म क्या है, और श्रमिक संघवाद क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या यहाँ पे अच्छे तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूटोपियन सोशलिज्म, जो मार्क्स के पहले के विचार थे, ठीक है, जो मार्क्स से पहले के समाजवादी थे, इन्होंने समाजवाद के ऊपर जो विचार दिए कि समाजवाद एक ऐसी समाज बनेगा जिसमें पूरी क्या होगी, समानता होगी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे सभी शक्तियाँ किसके पास होंगी, राज्य के हाथ में होंगी। लेकिन ये सब आएगा कैसे, इसकी बात इन्होंने नहीं की है, इसीलिए इनको यूटोपियन समाजवादी मार्क्स ने बोल दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समाजवाद हमने डेफिनेशन ऊपर देख लिया समाजवाद की, अब क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, समाजवादी समुदाय को ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को कम देते हैं। देखिए, अभी हमने ऊपर पीछे पढ़ा था, यह क्या करता है, यह व्यक्तिवाद का विरोध करता है, व्यक्तिवाद का प्लस निजी संपत्ति का विरोध करता है, ठीक है। व्यक्तिवाद और निजी संपत्ति का क्या करता है, यह विरोध करता है। व्यक्तिवाद में होता क्या है, व्यक्तिवाद का जो मूल कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति के पास तर्क है, व्यक्ति के पास क्षमताएं होती हैं, इसीलिए राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह व्यक्तिवाद की मूल मान्यताएं हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, विवेकशील होगा हर व्यक्ति तार्किक होगा, हर व्यक्ति के पास क्षमताएं होंगी, ठीक है, लेकिन समाज में हर व्यक्ति का विवेक एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति की क्षमताएं एक जैसी नहीं होती। तो इसका मतलब यही है कि जिसके पास ज़्यादा क्षमताएं होंगी वो तो मालिक बन जाएगा, और जिसके पास क्षमताएं कम होंगी वो क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। तो इस तरीके से समाज क्या हो जाएगा, दो तरीके में डिवाइड हो जाएगा। तो समाजवादी विचारक या मार्क्सवादी विचारक क्या करते हैं, इसी चीज का विरोध करते हैं कि व्यक्ति विवेकशील होता है, ठीक है, लेकिन जिसके पास कम विवेक होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे कि समाज में समानता स्थापित हो सके, ठीक है। और ये राज्य या समुदाय को ज्यादा महत्व देते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। देखिए, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद के दोनों के विरोधी हैं ये। व्यक्तियों के सहयोग पर ज़्यादा बल देते हैं, इनके अनुसार व्यक्तियों के बीच सहयोग क्या होता है, स्वाभाविक होता है। अब ये व्यक्ति के सहयोग पर ज़्यादा बल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि समाज कैसे बनता है, समाज जो है व्यक्तियों के योग से बनता है, व्यक्तियों के योग से समाज का निर्माण होता है। व्यक्तियों के योग से समाज का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारक क्या हैं, समुदाय पर भी बल देंगे, ठीक है। समाजवादी विचारक राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, राज्य को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और व्यक्ति को कम, जैसा कि समुदायवादी विचारकों ने भी यही बात बोला था। समुदायवादी विचारकों के अनुसार राज्य या समुदाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कम महत्वपूर्ण, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वे समानता की अपनी अवधारणा को तात्विक समानता कहते हैं, ठीक है। यानी ये कहते हैं कि जो मार्क्सवादियों जो समाजवादियों की समानता है वे कैसी समानता है, वे तात्विक समानता है, ठीक है। एक होता है तात्विक समानता, दूसरी होती है प्रक्रियात्मक समानता।
प्रक्रियात्मक समानता और तात्विक समानता को अगर आपको अच्छे से डिटेल में देखना है तो आप जस्टिस वाला चैप्टर मेरा देखिए, ठीक है, जस्टिस वाला पार्ट देखिए। वहां पे मैंने बताया है कि तात्विक न्याय क्या होता है और प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है, ठीक है। वहां पे अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको यहाँ पे तात्विक समानता या सब्सटेंटिव इक्वलिटी क्या होती है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और अगर थोड़ा सा अगर चर्चा करें हम तात्विक समानता के ऊपर, तो तात्विक समानता का मतलब होता है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, राज्य उनके लिए कुछ स्पेशल छूट देगा, स्पेशल प्रावधान करेगा, जिससे कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनको थोड़ा सा लाभ मिल सके, ठीक है। तो यही होती है तात्विक समानता। अब देखिए समाजवादी किस पर बल देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने उठ के आएगा। समाजवादियों की जो समानता की अवधारणा है कैसी है, तात्विक समानता पर बल देते हैं। दूसरी बात, समाजवादी विचारक जो है वो परिणामों की समानता पर बल देते हैं, ये भी ध्यान रखना, परिणामों की समानता पर बल। ये सब आप साथ के साथ लिखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे सामाजिक और आर्थिक समानता में विश्वास करते हैं। समाजवाद का मूल लक्ष्य क्या होता है, सामाजिक समानता लाना और आर्थिक समानता लाना, ठीक है। क्योंकि अगर समाज में आर्थिक विषमता होगी, अगर समाज में आर्थिक विषमता होगी तो क्या होगा, समाज में एक वर्ग धनी वर्ग हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गरीब वर्ग। तो धनी वर्ग हमेशा क्या करेगा, अमीर वर्ग जो है हमेशा गरीब वर्ग का शोषण करेगा। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए समाजवादी जो है निजी संपत्ति का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी जो होगी वो राज्य के नियंत्रण में होगी और उसका उपयोग कौन करेगा, राज्य के सभी नागरिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, समाज में एक तो समानता बनी रहेगी, दूसरा न तो किसी का शोषण कर पाएगा कोई व्यक्ति। तो ये सारी चीजें समाजवादियों के मूल लक्षण हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उदारवादियों द्वारा कानूनी और राजनीतिक समानता पर दिया गया जोर औपचारिक और प्रक्रियात्मक है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक चीज और समझना है यहाँ पे, एक होता है प्रक्रियात्मक समानता, इसको मानने वाले विचारक कौन है, उदारवादी है। उदारवादियों में बेसिकली नकारात्मक उदारवादी प्लस स्वेच्छा तंत्रवादी, ये लिबर्टेरियन, ये किस पर बल देंगे, प्रक्रियात्मक समानता पर। यानी कि मान लीजिए अगर नेट का फॉर्म आ गया है, ठीक है, नेट का एग्जाम आ गया है, नेट का फॉर्म आ गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो उदारवादी विचारक होंगे वो कहेंगे यहाँ पे प्रक्रियात्मक समानता पर बल दिया जाएगा। यानी कि सबको क्या होगी, सबके पास इक्वल समानता है कि वो क्या करें, नेट का फॉर्म फिल करें, ठीक है, नेट का फॉर्म भर दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एससी वर्ग के लोगों को छूट है कि वो फॉर्म नहीं भरेंगे फिर भी एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबको फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, तात्विक समानता होती है, तात्विक समानता। अब तात्विक समानता को मानता कौन है, एक तो मार्क्सवादी मानते हैं, समाजवादी मानते हैं और सकारात्मक उदारवादी। ये जितने भी थिंकर्स हैं ये सब तात्विक समानता को आगे प्रमोट करते हैं। अब तात्विक समानता में क्या होता है, जैसे नेट का फॉर्म आ गया है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रक्रिया सबके लिए समान है कि हाँ सभी भरेंगे, चाहे वो एससी के वर्ग के हों, चाहे वो एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों और चाहे वो जनरल के हों, ठीक है। सबको फॉर्म भरने की क्या है, इक्वल प्रोसेस है सबके लिए। ऐसा नहीं कि जो एससी कैटेगरी का व्यक्ति है वो आधा फॉर्म भर दे तब भी उसका पूरा माना जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तात्विक समानता में होता क्या है, अब यहाँ पे कुछ छूट दे दी जाएगी, कुछ भेदभाव कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भेदभाव जो होता है वो सकारात्मक भेदभाव किया जाता है, ठीक है, सकारात्मक भेदभाव। सकारात्मक भेदभाव का मतलब होता है थोड़ी सी आरक्षण की व्यवस्था दे दी जाती है, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था। अब तात्विक समानता को मानने वाले विचारक ये मानते हैं कि समाज में हर व्यक्ति की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि समाज में कुछ
विकलांग व्यक्ति भी हो सकते हैं, समाज में कुछ गरीब भी हो सकते हैं, समाज में क्या होते हैं, दलित वर्ग के भी लोग होते हैं, ठीक है। तो इनकी स्थिति जो है वो सामान्य व्यक्ति जितनी नहीं होती, जैसे कि जनरल की जो स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में तात्विक समानता को अपनाया जाता है, जिसमें SC, ST, है ना, और OBC को, जैसे कि मान लीजिए इस नेट का फॉर्म का फी कितना है, 1000 रुपये अगर मान लीजिए है, तो इसमें SC और ST के कैटेगरी के व्यक्तियों को कितना, मान लीजिए इनको 250 रुपये फीस इनकी कर दी गई, और बाकी कैटेगरी की फीस क्या होगी, 1000 ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं इनको क्या हुआ, इनके साथ सकारात्मक भेदभाव किया गया, तार्किक भेदभाव किया गया, क्योंकि ये समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है। और PWD जो हैंडीकैप लोग होते हैं, इनके साथ भी यही सेम बर्ताव किया गया, इनकी भी फीस क्या कर दी गई, 250 रुपये कर दी गई। तो ये क्या होती है, इसी को हम तात्विक समानता कहते हैं, ठीक है। तात्विक समानता का मतलब ये होता है कि समाज में समानता लाने के लिए, ठीक है, जो समाज में पिछड़े हैं, जो समाज में दलित वर्ग के लोग हैं, जो समाज में विकलांग व्यक्ति हैं, उन सबको समान बनाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ आरक्षण की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, या कुछ सकारात्मक भेदभाव कर लिया जाता है, जिससे कि वे भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तात्विक समानता के अंतर्गत आती है। अब प्रक्रियात्मक समानता क्या होती है, प्रक्रियात्मक समानता में तो ये समानता होती है कि फॉर्म भरने की प्रोसेस जो होंगे वो क्या होगा, सबके लिए इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि जो हैंडीकैप है वो फॉर्म नहीं भरेगा तब भी वो नेट के एग्जाम में बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि जो SC का ST का व्यक्ति है उसने फॉर्म नहीं भरा वो भी एग्जाम में भर सकता है, नहीं, यहाँ पे सबको इक्वल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो प्रक्रियात्मक न्याय होता है ये खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, खुली प्रतिस्पर्धा, यानी जिसके पास एबिलिटी है वो एग्जाम को निकाले, जिसके पास नहीं है वो फेल हो जाए अपना आराम से, ठीक है। लेकिन वही तात्विक समानता क्या करती है, यह कुछ सकारात्मक भेदभाव करती है, यानी कि अगर जिसके कम मार्क्स आए उसको भी क्या करना है, इसको पास करना है। तो इस तरीके से क्या होता है, तात्विक और प्रक्रियात्मक समानता पर आप अगर अच्छे से और देखना है तो मैंने जस्टिस वाले चैप्टर में आपको वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो उदारवादियों द्वारा क्या किया गया, उदारवादी व्यक्ति क्या करते हैं, कानूनी और राजनीतिक समानता पर ज़्यादा बल देते हैं, जो कि जो औपचारिक है और प्रक्रियात्मक समानता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी जो होते हैं वो औपचारिक की जगह अनौपचारिकता पर ज़्यादा बल देते हैं, और प्रक्रियात्मक की जगह तात्विक समानता, सब्सटैंटिव इक्वलिटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उनके लिए विकास क्या है, लोकतंत्र से पहले है, जैसे कि चीनी मॉडल है, यानी कि जो समाजवादी विचारक हैं, ठीक है, वे विकास को प्राथमिकता देंगे, ना कि लोकतंत्र को। अब क्वेश्चन आएगा कि समाजवाद के लिए लोकतंत्र सर्वप्रथम है, क्या ये बात सही है, नहीं, समाजवाद के लिए क्या है, समाजवाद के लिए विकास सर्वप्रथम है, लोकतंत्र क्या है, सेकेंडरी है, लोकतंत्र द्वितीयक है, ठीक है। अब देखिए जैसे चीनी मॉडल में क्या क्या चीजें अपनाया गया है, इन सब चीजों को एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे सामाजिक तथा आर्थिक समानता, चीन में क्या है, आपको चीन में सामाजिक आर्थिक समानता देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जो समाजवादी विचारक हैं वो क्या करते हैं, परिणामों की समानता या नतीजों की समानता पर ये बल देते हैं, ये कह रहे हैं कि परिणाम क्या होने चाहिए, समान आने चाहिए, ठीक है, परिणामों की समानता पर ये बल देते हैं। फिर ये पूर्ण समानता के भी पक्षधर हैं। तो समाजवाद की जो 3 बातें हैं उनको आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लें, जैसे कि सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देंगे, दूसरी बात परिणामों की समानता पर बल देंगे, तीसरी बात जो है वो पूर्ण समानता पर बल देंगे। परिणामों की समानता से क्या तात्पर्य होता है, परिणामों की समानता का मतलब है कि आप अगर एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि मान लीजिए अगर आपने नेट का फॉर्म भरना है, ठीक है, आपने अगर नेट का फॉर्म भरना है तो भाई जब सभी व्यक्ति फॉर्म भर पाएंगे, है ना, चाहे वो समाज के SC वर्ग के लोग हों, चाहे वो ST के हों, चाहे OBC के हों, चाहे वो PWD के हों, चाहे वो जनरल के हों, है ना, अगर सभी व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं तभी तो हम कह सकते हैं कि परिणाम क्या है, समान है, ठीक है। अगर यही फीस अगर नेट की 1 लाख रुपए कर दी जाए, ठीक है, 1 लाख रुपए अगर नेट की फीस कर दी जाए
तो हो सकता है एससी की कुछ वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, या फिर कह लें कि जो समाज में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो तो फॉर्म नहीं भर सकते है ना। तो फिर कहीं ना कहीं क्या हुआ, परिणाम समान आया नहीं, परिणाम समान आने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब सभी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकते तो फिर परिणाम कैसे समान हुआ। ठीक है, तो समाजवादी विचारक ये कहते हैं कि परिणाम जो है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट जो है वो समान आना चाहिए। अब देखिए, समाजवादी सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि सामाजिक अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए और आर्थिक अधिकार भी हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब देखिए, नोट करके एक लिखा गया है इसमें, अराजकतावादियों के विचारों में समाजवाद का आरंभिक प्रयोग दिखाई देता है, जिनके द्वारा राज्य को समाप्त करके समानता स्थापित करना है। आप जब मार्क्सवाद पढ़ेंगे, ठीक है, तो मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या है, साम्यवाद को स्थापित करना, साम्यवाद को स्थापित करना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर साम्यवाद क्या है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार साम्यवाद ऐसी स्थिति है जहां पे न तो राज्य होगा, न तो सरकार होगी, ठीक है, यानी स्टेटलेस सोसाइटी होगी, यहां पे ना तो कोई वर्ग संघर्ष होगा, ना तो कोई जाति होगी। ठीक है, यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मार्क्सवाद है वो क्या करता है, राज्य को समाप्त करने की बात करता है। ठीक है, क्योंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य ही क्या करता है, राज्य जो है एक शोषण का यंत्र है। क्या है ये, शोषण का यंत्र है। ठीक है, राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य के द्वारा जो ये पुलिस प्रशासन होती है, ठीक है, पुलिस है, प्रशासन है, जेल है, न्यायालय है, ठीक है, ये क्या करता है, राज्य इन सबको बना देता है। ये सब क्या करते हैं, ये सब पूंजीपतियों के सहायक होते हैं, पूंजीपतियों के सहायक होते हैं। और ये सारे मिलके, जेल, पुलिस, न्याय प्रशासन मिलके क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। गरीबों को प्रताड़ित करते हैं। तो इसीलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि अगर राज्य नहीं होगा तो ये सारी संस्थाएं भी नहीं होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब राज्य नहीं होगा तो शोषण भी नहीं होगा, क्योंकि मार्क्सवादियों ने बोला राज्य क्या है, एक शोषण का यंत्र है। तो इसीलिए इन्होंने जो है, मार्क्सवादियों ने साम्यवादी अवस्था की कल्पना की, कि इन्होंने बोला कि जब साम्यवाद आ जाएगा तो न तो वहां पे शोषण होगा, शोषण इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे राज्य नहीं होगा, वहां पे स्टेट नहीं होगा, वहां पे धर्म नहीं होगा, वहां पे भेदभाव नहीं होगा, वहां पे पूरी तरीके से क्या होगी, समानता होगी। तो इन सब बातों को जो है समाजवादी, मार्क्सवादी आगे चल के यही बोलते हैं। इसीलिए जो है ये मार्क्सवादी क्या बोल रहे हैं कि राज्य को समाप्त करने की बात करें। ठीक है, राज्य को समाप्त करने की बात अराजकतावादी भी करते हैं। ठीक है, जिसमें प्रूधो आते हैं, क्रॉपोटकिन आते हैं, ये बहुत सारे थिंकर्स हैं जो अराजकतावादी हैं, जिन्होंने बोला कि राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, प्रूधो का एक फेमस स्टेटमेंट है, संपत्ति क्या है, चोरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टॉपिक में हालांकि अराजकतावाद नहीं है, ठीक है, लेकिन अराजकतावाद के कुछ विचार जो है वो मार्क्सवाद से और समाजवाद से मिलते हैं। जैसे कि समाजवाद का जो आरंभिक विचार है वो किसके विचारों में मिलता है, अराजकतावादियों के विचारों में मिलता है। ठीक है, अराजकतावादी विचारक जैसे क्रोपोटकिन है, क्रोपोटकिन, और आपके प्रूधो। ठीक है, प्रूधो का फेमस स्टेटमेंट है, संपत्ति चोरी है, संपत्ति क्या है, चोरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है समाजवाद के विचार अराजकतावादियों के विचारों में दिखाई देते हैं। और जो अराजकतावादी क्या बोलते हैं, जितने भी अराजकतावादी विचारक होंगे सब क्या कहेंगे, सभी यही बात करेंगे कि राज्य को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है, अब हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला यूटोपियन समाजवाद को लेकर। ठीक है, कल्पनालोकी समाजवाद, स्वप्नदर्शी समाज या यूटोपियन सोशलिज्म को पढ़ेंगे, फिर वैज्ञानिक समाजवाद को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चीज़ों को अलग अलग पार्ट में हम देखते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, नेट में बना हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है यूटोपियन सोशलिज्म से
क्या है ये? अब देखिए, कभी क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कल्पना लोकीय समाजवाद का आरंभिक विचार किसके विचारों में पाया जाता है? तो सबसे पहले प्लेटो के विचारों में पाया जाता है। प्लेटो के विचारों में कैसे पाया जाता है? क्योंकि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की, ठीक है, आदर्श राज्य की जो प्लेटो ने संकल्पना दी, जो कल्पना दी, वो क्या था? वो एक कल्पनाएं थी, ठीक है, वो कभी भी धरातल पर संभव नहीं था, इस धरती पर कभी भी संभव नहीं था। ठीक है, तो जो चीजें संभव नहीं है इस धरती पर वो क्या है? कल्पनाएं हैं। तो इसी विचारों को क्या बोला गया है? कल्पना लोकीय समाजवाद बोला गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो के विचारों में सबसे पहले कल्पना लोकीय विचार देखने को मिलते हैं। जो प्लेटो ने आदर्श राज्य के विचारों की संकल्पना दी, जो प्लेटो ने दार्शनिक राजा की संकल्पना दी, ठीक है, तो ये सब क्या है? प्लेटो ने इन सब बातों की जो संकल्पनाएं की वो क्या थी? मात्र एक कल्पनाएं थी, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए, आदर्श राज्य में दिखाई देता है, प्लेटो के आदर्श राज्य में दिखाई देता है पहली बार कल्पनालोकी समाजवाद का विचार। तो पहला ही क्वेश्चन आपका यहां से तैयार होता है कि सबसे पहले किसके विचारों में कल्पनालोकी समाजवाद का विचार दिखाई देता है? तो प्लेटो के विचारों में सबसे पहले कल्पनालोकी समाजवाद या का विचार दिखाई देता है, जो कि उसने आदर्श राज्य की जो कल्पना की थी। उसने ऐसी कल्पना आदर्श राज्य में क्या की? उसने बोला कि संपत्ति का साम्यवाद होगा, ठीक है, ये और इसमें 3 वर्ग होंगे, दार्शनिक वर्ग होगा, सैनिक वर्ग होगा और उत्पादक वर्ग। क्या ये आज के समाज में संभव है कि एक राजा होगा, सेना होंगी और उत्पादन करने वाले लोग होंगे? ठीक है, तो ऐसा उसने कल्पना किया है और बाकी ये चीजें कभी भी संभव नहीं है और ना ही ये पॉसिबल हो सकती है। तो प्लेटो ने खुद बोला कि ये सारी क्या है? कल्पनाएं हैं, ये धरती पर कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेटो का उद्देश्य था कि एक ऐसा समाज की स्थापना करना और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सभी वर्ग अपने अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, उसने ऐसा कल्पना क्यों किया? क्योंकि उसने देखा लोकतंत्र में क्या चीजें हो रही हैं। लोकतंत्र में, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में उसके गुरु सुकरात को विष का प्याला पिला दिया गया। उसे लोकतंत्र से प्लेटो को बहुत ज़्यादा घृणा हो गई थी और उसने सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था क्यों ना बनाई जाए, एक ऐसे समाज का निर्माण क्यों ना किया जाए, या फिर एक ऐसी समाज की कल्पना की जाए जिसमें क्या हो, जिसमें एक जो शासक होगा वो क्या हो? दार्शनिक होना चाहिए। ठीक है, दार्शनिक शासक होगा, यानी कि वह पढ़ा लिखा होगा, उसे दर्शन का ज्ञान होगा, गणित का ज्ञान होगा, ज्योतिष का ज्ञान होगा, ज्यामिति का ज्ञान होगा, हर चीज का उसे क्या होगा? ज्ञान होगा, और वो सभी व्यक्तियों का क्या करेगा? आदर और सम्मान करेगा। तो ये सारी चीजें उसने कल्पना की। नेक्स्ट देखिए, चलिए, जबकि ग्रे ने पहली बार समाजवादी शब्द को औद्योगिकरण के बाद लोकप्रिय बनाया। अभी क्वेश्चन आएगा कि समाजवादी शब्द को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया? तो ग्रे ने बनाया। ठीक है, ग्रे एक थिंकर है। अब ये क्वेश्चन आता है समाजवादी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट ओवन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ओवन, रॉबर्ट ओवन ने किया सबसे पहले समाजवादी शब्द का प्रयोग। लेकिन समाजवादी शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? तो ग्रे ने बनाया। ठीक है, प्रमुख स्वप्नदर्शी या कल्पनालोकी समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी या यूटोपियन सोशलिज्म, इसी को बोला जाता है। इसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं आपने ऊपर चार्ट में भी देख लिया था। सेंट साइमन है, चार्ल्स फूरियर है और रॉबर्ट ओवन है। इन तीनों को क्या बोला गया है? कल्पनालोकी समाजवादी, स्वप्नदर्शी समाजवादी या यूटोपियन सोशलिज्म। इनको ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्होंने एक अच्छे समाज की कल्पना तो की कर दी, ठीक है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये अच्छा समाज जो है बनेगा कैसे, क्या तरीका होगा इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने कल्पना की, लेकिन ये बताया नहीं कि कैसे ये समाजवाद आएगा, क्या तरीका होगा, क्रांति के माध्यम से आएगा कि कैसे आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने विचार दिए, लेकिन इन विचारों को इन्होंने कभी भी लागू नहीं करने की बात की, या फिर इन्होंने कभी इस चीज़ को ये नहीं बताया कि किस तरीके से अच्छा समाज का निर्माण होगा, उसके क्या क्या उपाय होंगे। इस सब चीज़ों पर इन्होंने चर्चा नहीं की, इसीलिए इनको जो है स्वप्नदर्शी समाजवादी बोला गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में,
इन्होंने इन्होंने मतलब चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन, ठीक है। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद की कल्पना तो की, लेकिन समाजवाद का वैज्ञानिक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। वैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ की कल्पना कर ली, अगर हम 2+2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा ना कि 2+2 4 ही होते हैं, ठीक है। तो तभी जो चीज़ें होंगी वैज्ञानिकता पर आएंगी, तभी आपकी चीज़ें वास्तविक मानी जाएंगी। नहीं तो आपने बोल दिया कि 2+2 5 होते हैं, भाई करके दिखाओ ना 2+2 5, तभी तो मानेंगे। तो समाजवादी जो चार्ल्स फोरियर थे, रॉबर्ट ओवन थे, इन सब ने कल्पना तो कर दी समाजवाद लाने की, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये समाजवाद कैसे आएगा। मार्क्स ने अपनी पुस्तक, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्हें कल्पनालोकी समाजवादी कहा। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मार्क्स ने अपनी कौन सी पुस्तक में चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन को कल्पनालोकी समाजवादी कहा, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोला है, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र इसका हिंदी नाम है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या बोला मार्क्स ने कि जो चार्ल्स फूरियर है, रॉबर्ट ओवन है और सेंट साइमन है, ये सब क्या है, कल्पनालोकीय विचारक हैं, ये कल्पनावादी विचारक हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे समाज की कल्पनाएं तो की, ठीक है, लेकिन यह समाज आएगा कैसे, ये समाज की स्थापना कैसे होगी, इन सब की बात ये नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और कंटेंट भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कंटेंट मैंने जो बनाया है ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, और खासकर मैंने नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के, उन सबको मैंने कई बार पढ़ा है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने ये एनालाइज़ किया है कि क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिख दिया है। और आपको वो सारी चीज़ें क्या करना है, लर्न करना है, सीखना है चीज़ों को, ठीक है। तो कल्पनालोकी समाजवाद के बारे में कुछ आलोचनाएं देख लीजिए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि समाज को कैसे, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि समाज को बदला जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इसे बदला कैसे जाए। तो ये कैसे, कौन बोल रहा है, मार्क्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्स का ये स्टेटमेंट है। मार्क्स कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि समाज को बदला जाए, ठीक है, समाज को तो बदला जाए महत्वपूर्ण इतना नहीं है, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कैसे बदला जाए। तो इसकी आलोचना एक जो है मार्क्स ने क्या की, कल्पनालोकी समाजवादी जो हैं, जो यूटोपियन सोशलिज्म के थिंकर हैं, इनकी इन्होंने मार्क्स ने आलोचना की, और आलोचना के तौर पर इन्होंने बोला कि ठीक है, आपने समाज की, जो अच्छे समाज की तो कल्पना कर दी, पर वो अच्छा समाज आएगा कैसे, ये ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण ज़्यादा ये है, ठीक है। फिर आगे अगले जो थिंकर वेपर हैं, ठीक है, वेपर भी जो है यूरोपियन समाजवाद की आलोचना करते हैं। क्या कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की तो कल्पना कर दी, पर गुलाब के पौधे के लिए कोई धरती इन्होंने तैयार नहीं की। मतलब कहने का मतलब है कि जो कल्पनालोकी समाजवादी थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन, इन्होंने अच्छे समाज की तो कल्पना कर दी कि यहाँ पे एक ऐसा समाज होगा जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब जो है आर्थिक रूप से समान होंगे, ठीक है, कल्पना तो कर दी आपने। क्या वास्तविक रूप से ये समाज आ पाएगा, आएगा भी तो कैसे आएगा, इन सब चीज़ों को इन्होंने नहीं बताया है। तो इसीलिए वेपर कहता है कि काल्पनिक समाजवादियों ने जो है सुंदर गुलाबों की तो कल्पना कर दी, पर गुलाब के पौधों के लिए इन्होंने कोई धरती तैयार नहीं की, कोई बेस इन्होंने नहीं बनाया कि किस तरीके से ऐसा समाजवाद आएगा, आएगा भी नहीं आएगा भी, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग थिंकर्स कुछ हैं जैसे, अब कुछ कल्पनावादी जो विचारक हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम देख लेते हैं। आपको होता क्या है कि जैसे कोई यूट्यूब पे लाता है क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में क्या होता है कि आपको 2 लाइन यहाँ से, मैं आपको समझा देता हूँ क्रैश कोर्स में और मेरे कोर्स में क्या अंतर है। क्रैश कोर्स में आपको ऐसे एक पेज दे देंगे, पेज में बोलेंगे ये यूरोपियन समाजवादी हैं, इन्होंने कल्पना कर दी समाजवाद लाने के लिए, और ये समाजवाद आएगा कैसे इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो बता देंगे ये थिंकर है इसमें, इसको आप ध्यान देख लेना, इनकी ये थोड़ी सी बुक्स है, बस इतना बता के आपको छोड़ देंगे। फिर कहेंगे चलते हैं हम वैज्ञानिक समाजवाद की ओर, फिर इसकी समाजवाद की ओर, ठीक है। तो ऐसे से बता के क्या करेंगे, आपका जो है वो 1 दिन में या 1 घंटे में क्या करेंगे, ये पूरा
कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता पढ़ाई भाई। तो जो बच्चे नए बच्चे हैं, ठीक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, बिगनर्स जो हैं, उनको कैसे समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ाया। एक बात को हम मान लेते हैं एक बार को कि चलिए आपने ये जो एडवांस बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 बार नेट क्लियर कर लिया है, वो अपना जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए चलो क्रैश कोर्स थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, थोड़ा होगा, बट कंप्लीटली नहीं हो पाएगा वो भी, क्योंकि क्रैश कोर्स जेआरएफ करना है तो आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जिनका जेआरएफ नहीं हो पाता उनसे पूछिए उनके अंदर क्या चल रही चीज़ें, वो यही बार बार कंप्लेंट करते हैं, सर मेरा जेआरएफ नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा है? आप जो है क्रैश कोर्स पढ़ के जा रहे हैं, आप जो है बुक्स को प्रेफर नहीं करते, आप कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो कोचिंग का काम होता है भाई साहब कि वो 2-4 महीनों में अपना सिलेबस कवर कराना। और मैं मानता हूँ कि जो भी कोचिंग का टीचर होगा, ठीक है, अगर वो डेली अगर 3-3 घंटे भी पढ़ाएगा, डेली की बात कर रहा हूँ मैं, वो 6 महीने में कोर्स को कवर नहीं करा सकता, ठीक है। कवर करा रहा है तो इसका मतलब आप समझिए कि आपके साथ वो क्या कर रहा है, या तो आपको वो कंप्लीटली लिखवाएगा फिर पूरा, या तो आपको नोट्स दे देगा भाई आप इसी नोट्स से पढ़िए, फिर वो समझा नहीं सकता आपको 6 महीने में, क्योंकि लगभग 200 चैप्टर हैं, ठीक है। 200 चैप्टर को 6 दिन में नहीं पढ़ा सकता कोई भी, 180 दिन में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं चैप्टर को थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट अच्छे से सारी चीज़ों को कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं सेंट साइमन के बारे में, जो कि कल्पना लोकीय विचारक हैं। बहुत सारी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप क्रैश कोर्स उनका ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको फ्री कोर्स पढ़ना है वो मेरे साथ जुड़े रहें, और देखते हैं कि क्रैश कोर्स में क्या मिलता है आपको और फ्री कोर्स में क्या मिलता है, वो चीज़ें बात की है। चलिए अब देखते हैं सेंट साइमन के क्या क्या विचार हैं। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट आपको जानना जरूरी क्या है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइमन ने उद्योगों पर साझा स्वामित्व तथा अति उत्पादन के माध्यम से जन कल्याणकारी व्यवस्था की परिकल्पना की। अब समाजवाद का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो ये आपको समझना है, समाजवाद का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य। तो रॉबर्ट ओवेन भी क्या बोल रहे हैं कि जितने भी उद्योग होंगे, जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, उन पर क्या होगा, उन पर किसी प्राइवेट कंपनी का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि उसमें पूरे समाज का क्या होगा, साझा मालिकाना होगा, साझा जो है वो स्वामित्व होगा, ठीक है। इसी से क्या होगा, इससे ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा सेल भी होगा, ठीक है, ज़्यादा सेलिंग भी होगी। जब ज़्यादा चीज़ों को हम बेचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा आएगा। सरकार के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो सरकार क्या करेगी, उससे कल्याणकारी कार्य करेगी, गरीबों के भलाई के लिए कुछ कार्य करेंगी, ठीक है। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या है कि संपत्ति का जो उपयोग होगा वो क्या होगा, साझा होगा। उद्योगों पर नियंत्रण किसका होगा, सरकार का होगा, पब्लिक का होगा, ठीक है, ना कि प्राइवेट कंपनियों का होगा। ये बात आप ध्यान रखना, चाहे साइमन बोले, चाहे मार्क्स बोले, चाहे कोई भी थिंकर बोलेगा, ठीक है, सभी यही बोलेंगे कि उद्योगों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए। जितने भी समाजवादी विचारक होंगे सब बोलेंगे उद्योगों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, राज्य का, सरकार का, ठीक है, लोगों का होना चाहिए, ना कि निजी कंपनी या निजी व्यक्तियों का। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, तो अब चाहे किसी भी थिंकर को पढ़ लीजिए, चाहे रॉबर्ट ओवेन, चाहे साइमन, चाहे फूरियर, किसी को भी पढ़िए, सब ने यही बोला होगा, ठीक है। अब इनकी फेमस बुक क्या है, ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम, में इन्होंने समाज में विद्यमान समस्याओं को उजागर किया। इस पुस्तक में इन्होंने बोला कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे समाज में क्या है, इनइक्वलिटी है, असमानता है, समाज में क्या है, आर्थिक असमानता है, समाज में सामाजिक असमानता है, समाज में एक वर्ग धनी है, एक वर्ग क्या है, गरीब है, एक वर्ग अमीर है, दूसरा वर्ग गरीब है। तो इस तरीके समाज में क्या है, समाज में भारी विषमताएं विद्यमान है। तो इसी भारी विषमताओं को समाप्त करने के लिए समाजवादी विचारकों ने क्या किया, समाज में समानता लाने की बात तो की, लेकिन यह जो कल्पना लोग की समाजवादी हैं, इन्होंने यह नहीं बताया कि ये समानता आएगी कैसे, ठीक है। इन्होंने अच्छे समाजों की कल्पना तो कर दी, इन्होंने गुलाबों की तो कल्पना कर दी, पर गुलाबों के लिए इन्होंने पौधे तैयार नहीं किए, इसीलिए इनको कल्पना लोग की समाजवादी कहा जाता है, ठीक है। वेपर इस तरीके से इनकी आलोचना भी करता है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, इनके अनुसार औद्योगिक व्यवस्था को मानवीय, तार्किक, वैज्ञानिक व्यवस्था को और धार्मिक आधार पर संचालित होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो भी औद्योगिक व्यवस्था होगी वो किसके आधार पर चलेगी, मानवीयता के आधार पर, ठीक है, मानव को ध्यान में रख के।
तर्क के आधार पर चलेगी। ऐसा नहीं कि उद्योगों से जो लाभ होगा सारा लाभ सरकार अपने पास रख लेगी, नहीं, बल्कि जो लाभ होगा वो किसके कल्याण के लिए लगाया जाएगा? जनता के हित के लिए, ठीक है, मजदूरों के हितों के लिए। इन्होंने देखिए, इन्होंने निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन किया। अब इन्होंने नहीं, चाहे आप जितने भी समाजवादी थिंकर देखेंगे आज, ठीक है, जितने भी समाजवादी, साम्यवादी, है ना, जितने भी समाजवादी साम्यवादी थिंकर होंगे, वे सब क्या करेंगे? वे सब निजी संपत्ति को समाप्त करने की ही बात करेंगे, ठीक है। वे सब राज्य के नियंत्रण में संपत्ति को रखेंगे, ठीक है। ये कहेंगे कि जितनी भी संपत्ति होगी, जितने भी उद्योग होंगे, जितने भी उत्पादन होंगे, जितने भी वितरण होंगे, ठीक है, सब वो किसके नियंत्रण में होंगे? सारी चीजें राज्य के नियंत्रण में होंगी, ठीक है। तो ये बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि समाजवाद का लक्ष्य क्या है? एक तो निजी संपत्ति को समाप्त करना, और जो भी सामाजिक संपत्ति होगी, जो भी संपत्ति होगी, वो किसके नियंत्रण में होगी? वो राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, ठीक है, राज्य के नियंत्रण में होगी, या फिर राज्य के नियंत्रण कह लें, या फिर कह लें सार्वजनिक नियंत्रण, सार्वजनिक नियंत्रण, ठीक है। तो ये विचार थे सेंट साइमन के। अब देखते हैं रॉबर्ट ओवन के क्या विचार हैं, ठीक है। इन्हें ब्रिटिश समाजवाद का पिता माना जाता है। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन बन के तैयार होगा, ये तो नेट वेट में नहीं पूछेगा, ये टीजीटी में पूछ सकता है, ठीक है। टीजीटी के एग्जाम में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है कि ब्रिटेन के समाजवाद का पिता कौन बोला जाता है? रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने अपनी पुस्तक अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेट में आ चुका है, ठीक है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन। अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत इन्होंने क्या बोला? सहकारिता प्रणाली का समर्थन किया। सहकारिता प्रणाली क्या होती है? सहकारिता प्रणाली का मतलब होता है कि सभी समाज के सभी व्यक्ति क्या करेंगे? अपना योगदान देंगे, किसी भी काम में अपना योगदान देंगे, और अपनी जरूरत के अनुसार चीजों का उपभोग करेंगे, ठीक है, चीजों का उपभोग या उपयोग कह सकते हैं, उपयोग करेंगे, ठीक है। इसी क्या बोला जाए? सहकारिता प्रणाली, या फिर कह लें समाजवादी प्रणाली, ठीक है। सहकारिता या समाजवादी दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। उन्होंने धर्म, विवाह तथा निजी संपत्ति का विरोध किया। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है? धर्म का विरोध मार्क्स भी करेगा, ठीक है, निजी संपत्ति के विरोध मार्क्सवादी भी कर रहे हैं। निजी संपत्ति का विरोध किसने किया? अभी आपने ऊपर पढ़ा, सेंट साइमन, ठीक है। सेंट साइमन ने भी क्या किया था? निजी संपत्ति का विरोध किया। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे निजी संपत्ति का, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे निजी संपत्ति का ये क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है? यहाँ पे भी निजी संपत्ति का विरोध रॉबर्ट ओवन कर रहा है। तो कहने का मतलब जितने भी विचारक होंगे, ठीक है, जितने भी समाजवादी विचारक होंगे, जितने भी मार्क्सवादी विचारक होंगे, वे सभी जो है वो निजी संपत्ति का विरोध करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, निजी संपत्ति का विरोध सभी कर रहे हैं, तो ये भी करेंगे। इन्होंने बेरोजगार लोगों की समस्या के लिए सहकारिता ग्राम का समर्थन किया। सहकारिता ग्राम से क्या होगा कि आप जो बेरोजगार हैं, ठीक है, जो बेरोजगार लोग हैं, वे क्या करेंगे? वे इकट्ठा होके समाज के लिए, या ग्राम के लिए, या फिर अपने प्रदेश के लिए, ठीक है, काम करेंगे। और इससे एक तो इनकी बेरोजगारी दूर होगी, दूसरी बात, इस काम से जो लाभ होगा, ठीक है, इससे जो लाभ होगा, और इन लाभ का क्या होगा? इन लाभ का जो है वो समान वितरण हो जाएगा, समान वितरण हो जाएगा। इनको दो फायदा हो गया, ठीक है, एक तो बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, दूसरे अगर सहकारिता श्रम करेंगे, सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे, तो उस काम से जो भी लाभ होगा, तो जितने लोग इस काम में लगे हुए होंगे उनको क्या किया जाएगा? उनको जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका। अब देखिए रॉबर्ट ओवन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है नेट में कि समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट ओवन ने किया। इन्हें सहकारिता आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। सहकारिता आंदोलन का मतलब होता है एक समाजवादी आंदोलन, ठीक है, जिसमें सभी लोग क्या करेंगे? मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, मिलकर भागीदारी करेंगे। उन्होंने न्यू शायर में सहकारिता पर आधारित एक फैक्ट्री की स्थापना की, परंतु इसका सफल संचालन इन्होंने नहीं कर पाए। देखिए न्यू शायर एक अमेरिका का शहर है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया?
एक सहकारिता यानी समाजवाद के आधार पर एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, एक फैक्ट्री इन्होंने लगा दी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक फैक्ट्री है। अब इसमें 1000 वर्क मजदूर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री से जितना भी लाभ होगा, ठीक है, 1000 लोगों को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा इस पूरे लाभ को। ना तो इसमें कोई मालिक होगा और ना ही इसमें कोई मजदूर होगा, ठीक है। ये क्या है, ये सहकारिता प्रणाली इसी को बोलते हैं। लेकिन यह प्रणाली क्या हुई, सफल नहीं हो पाई। क्यों सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें 1000 लोगों में कुछ ऐसे थे जो कामचोर थे, ठीक है। ये लोग ये सोचते थे कि भाई जितना लाभ होगा बराबर तो मिलेगा ही हमको, तो हम थोड़ा सा कम ही काम कर लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये काम जो है, जिससे प्रोडक्शन क्या होता है, कम होने लगता है, और इनका लाभ का जो स्तर होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और इसीलिए इसका ये सफल संचालन हो नहीं पाता है, ठीक है। समाजवाद का एक गलत तरीका यह भी है कि इसमें क्या होता है, काम चोरी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अगर आपको पता है कि आप स्कूल जाएं ना जाएं फिर भी आपको गवर्नमेंट नौकरी लगेगी, ठीक है, तो आप क्यों जाएंगे स्कूल, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे, कहेंगे भाई हम क्यों स्कूल जाएं यार, जब नौकरी तो लगनी है, इसकी भी लगेगी, सुबह सुबह ठंड में उठ के स्कूल जाना, पढ़ाई करना, क्या फालतू की। इससे अच्छा ज़िंदगी के मौज लो और आराम से लेटे रहो, नौकरी हमें भी मिलेगी, नौकरी इसको भी मिलेगी। तो यही चीज़ें होती, तो ये चीज़ें फिर सक्सेस नहीं हो पाती ना फिर, तो इसकी कुछ खामियां भी होती हैं इस तरीके से। अब देखते हैं चार्ल्स फोरियर के आइडियाज़ को, और फिर हम अब मार्क्स के आइडियो को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्रांतिकारी समाजवाद को अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो का लेंथ जो है ना वो ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। चार्ल्स फोरियर के बारे में देखते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी विचारक फोरियर ने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी, ठीक है, ऑफ मैन, और इनकी दूसरी बुक है द थ्योरी ऑफ द फोर मूवमेंट, इसी का नाम है, ठीक है, द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन चाहे कह लीजिए, या फिर इनकी यही बुक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट्स, ठीक है। में इन्होंने क्या किया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर मनुष्यों को छोटे छोटे समुदायों में इन्होंने संगठित करने का प्रयास रखा, जो सामान्य स्वामित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा। जैसे न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बताया कि अर्थ के पास क्या होती है, ग्रेविटी होती है, ठीक है, ग्रेविटी होती है, यानी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण की पावर होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो सारी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। चाहे आप ऊपर फेंक दीजिए, चाहे आप नीचे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, आप क्या करेगी, अर्थ जो है अपनी तरफ उसको खींचता रहेगा। वैसे इन्होंने एक छोटे छोटे संगठन के निर्माण पर इन्होंने बल दिया, और ये बताया कि समुदाय जो होते हैं वो लोगों को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। और इस समुदाय में लोग रहेंगे तो समुदाय के माध्यम से लोग कार्य करेंगे, और इस समुदाय से लोगों को लाभ भी होगा। तो इन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस इनकी फेमस जो बुक है द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा डिटेल में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। या फिर आप इसको याद कर लीजिए द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन, ये दोनों में से कोई भी आप याद कर लें, ये दोनों बुक्स, दोनों का नाम एक ही है, सेम है, ठीक है। तो अब हम जो कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो है क्रांतिकारी समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद को साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके प्रतिपादक जो है वो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। क्रांतिकारी समाजवाद को या वैज्ञानिक समाजवाद इसी को बोल लेते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म। तो इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे, और आज की वीडियो हाँ 1 घंटे की हो गई है, तो कल हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप को ये फ्री कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, तो आप प्लीज़ फ्री कंप्लीट कोर्स का लाभ उठाएं, और अधिक से अधिक लोगों को ये भी बताएं कि फ्री कंप्लीट कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। लॉन्च क्या, ये मैं 3 महीने से लगभग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 3 मंथ हो गए हैं स्टार्ट हुए। तो मैं अभी मैंने दिसंबर वाले सेशन के लिए जो है वो दिसंबर सेशन के लिए मैंने जो 2023 में हुआ था अभी एग्ज़ाम, उसके लिए मैंने लॉन्च किया था, बट उसको मैंने देखा जबकि बच्चे अभी MCQ पर फोकस कर रहे हैं, PYQ पर अब फोकस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं बचा था, 1 महीने का टाइम था, तो मैंने सोचा कि अब ये कोर्स डिटेल कोर्स पढ़ाना तो सही नहीं होगा। फिर उस टाइम मैंने MCQ भी नहीं करवाया बच्चों को, और अब मैं उसके बदले में क्या कर रहा हूँ, डिटेल कोर्स लॉन्च किया हूँ, और अच्छे से कंप्लीट कोर्स कराऊँगा, और साथ के साथ आपको MCQs भी करवाऊँगा और PYQ भी करवाऊँगा, ठीक है। और PYQ का
आपको सारे क्वेश्चन के ऑप्शन बताऊंगा और ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्यों सही हो रहे हैं ऑप्शन, ये सारी चीज़ों का मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप फ्री कोर्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।